हाय एवरीवन। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप क्या है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटीज। ये तो हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटीज यूपीएससी का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी, ये बुक्स आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाती हैं और सब्जेक्ट्स का फैक्चुअल क्लैरिटी भी देती हैं। लेकिन कभी-कभी एनसीईआरटीज को पढ़ना बोरिंग और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट? लेकिन अब नो मोर बोरिंग पढ़ाई, हम लाए हैं जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, एक ऐसा एनसीईआरटी प्रोग्राम एंड यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटीज का एक बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो कोर्स स्पेशली डिजाइंड फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां आप बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअल एनिमेशंस के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर मुगल एम्पायर के हिस्टोरिकल बैटल्स को समझने और याद रखने में बहुत दिक्कत होती है? डोंट वरी अबाउट इट। एनिमेशंस विल हेल्प यू विजुअलाइज एंड रिटेन कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब सब कुछ होगा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। एनिमेशन से ना सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पाओगे, बल्कि रिवीजन भी ज्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे। इंटरैक्टिव लर्निंग का फायदा यही होता है कि आप एग्जाम में फास्टर रिकॉल कर पाते हो और समझ भी आपकी डीप होती जाती है। और सबसे बेहतरीन बात, आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं विद दिस एनिमेशन कोर्स। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और रेगुलर इंटरेक्शंस विद वेल नोन ब्यूरोक्रेट्स, जिससे आपके सारे डाउट्स को मिलता है इंस्टेंट आंसर। तो फिर देर किस बात की है? चलिए मिलते हैं आपसे जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम में हमारे एनसीईआरटी एनिमेटेड वीडियोस के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के की एंड कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में कंफ्यूजन और एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन सच तो यह है कि पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी का एक एसेंशियल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट है। इंसान को सबसे यूनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि हम रीजन कर सकते हैं, हम अपने एक्शंस पर सोच विचार कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इन्हीं आइडियाज से पॉलिटिकल थ्योरी का जन्म होता है। पॉलिटिकल थ्योरी ये समझने की कोशिश करती है कि हमारी सोसाइटी कैसे चलती है, कौन किसे लीड करेगा और सही तरीके से गवर्नेंस कैसे काम करेगी। ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं, बल्कि हमारे लॉ का हमारी फ्रीडम पर क्या असर पड़ता है और गवर्नमेंट का सिटीजन्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सबको एक्सप्लोर करती है। साथ ही हम सबकी एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी एक्सप्लोर करती है। अब बात आती है पॉलिटिक्स की। गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स ने एक कॉइलिंग स्नेक की तरह हमें जकड़ रखा है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब चाहे हम पॉलिटिक्स से कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, ये हर जगह प्रेजेंट है। एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी हम सबको मिलकर डिसीजन लेना है, और पॉलिटिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी कभी ये वर्ड नेगेटिव लगता है, लेकिन सच ये है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने, हार्मनी को बनाए रखने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। और पॉलिटिक्स को समझने के लिए गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिना गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स की स्टडी अधूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ह्यूमन ग्रुप्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट के डिसीजंस लोगों की जिंदगी पर डायरेक्टली असर डालते हैं। पॉलिसीज, रेगुलेशंस, डिसीजंस सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। गवर्नमेंट के बाद आइए अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रीडम से। फ्रीडम को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है। एक्सटर्नल कांस्टेंट का ना होना, नंबर 1, यानी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कांस्टेंट, मतलब किसी भी आउटर फोर्स से बिना रोके टोके जीने का हक, और इसे नेगेटिव लिबर्टी भी कहा जाता है। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज का बढ़ाना खुद को व्यक्त करने के लिए, मोर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस वनसेल्फ, मतलब अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए ज्यादा चांसेस का मिलना, और इसे पॉजिटिव लिबर्टी कहा जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी में इन दोनों एस्पेक्ट्स को अक्सर नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के रूप में समझा जाता है। अब आप अपने स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे होंगे, जिसमें कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के डिफरेंस को लेकर दिया हुआ है कई एस्पेक्ट्स के बीच में, जैसे कि फोकस, नेचर ऑफ फ्रीडम, सोसाइटी रोल, इंटर रिलेशन,
एंड पोटेंशियल मिसयूज। चलिए इस टेबल को समझते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच के फर्क को दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की। तो नेगेटिव लिबर्टी का फोकस है फ्रीडम फ्रॉम, यानी कि किसी एक्सटर्नल कांस्टेंट या इंटरफेरेंस से आजादी, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी का फोकस है फ्रीडम टू, जिसमें एक व्यक्ति अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकता है लेकिन एक सोसाइटल फ्रेमवर्क के अंदर। अब नेचर ऑफ फ्रीडम देखिए तो नेगेटिव लिबर्टी ज्यादा एम्फेसिस करती है नॉन इंटरफेरेंस पर, यानी कि एक ऐसा एरिया में जीना जिससे आपको कोई इंटरफेयर ना करे। वही पॉजिटिव लिबर्टी का लक्ष्य होता है ऐसी कंडीशंस बनाना जो कि व्यक्ति के ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव। फिर आता है सोसाइटी का रोल। नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं कि सोसाइटी का रोल बस पर्सनल ऑटोनॉमी की बाउंड्रीज को डिफाइन करना होता है। पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं सोसाइटी को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए सपोर्टिव हो। इसके बाद इंटर रिलेशन देखें तो नेगेटिव लिबर्टी अक्सर पॉजिटिव लिबर्टी से मिलकर काम करती है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम दी जा सके। पॉजिटिव लिबर्टी ऑन अदर हैंड नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करती है ताकि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अच्छी कंडीशंस बनाई जा सके। अंत में बात करते हैं पोटेंशियल मिसयूज की। नेगेटिव लिबर्टी कभी कभी सिर्फ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर फोकस करती है जिससे बड़े सोसाइटल इश्यूज को इग्नोर किया जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी कभी कभी रूल्स के द्वारा मैनिपुलेट हो सकती है ताकि अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई किया जा सके। अब फिर वापस आते हैं फ्रीडम पर और बात करते हैं फ्रीडम की कांस्टेंट पर। कांस्टेंट टू फ्रीडम। फ्रीडम के रास्ते में काफी कांस्टेंट आते हैं जो इंडिविजुअल को अपने पोटेंशियल तक पहुंचाने से रोकते हैं। चलिए इनको समझते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल डोमिनेशन, मतलब बाहर की फोर्स या गवर्नमेंट इम्पोज्ड रूल के कारण लोगों की फ्रीडम पर लिमिटेशंस आ जाती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कॉलोनियल रूल या साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड सिस्टम है, जहां एक एक्सटर्नल फोर्स ने लोगों की इंडिपेंडेंस छीन ली थी। नंबर 2, गवर्नमेंट अथॉरिटी। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी पावर और लॉ के जरिए लोगों की फ्रीडम को काफी लिमिट कर सकती है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीजन्स रूलर्स पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं और अपने अधिकार के लिए ज्यादा लिबर्टी मांग सकते हैं। थर्ड, सोशल इनइक्वालिटी, जैसे कास्ट हायरार्कीज, जहां कुछ लोगों को उनके सोशल स्टेटस के बेस पर राइट डिनाई करके दिया जाता है। ये भी फ्रीडम के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। समाज में इस तरह की इनइक्वालिटी से लोग अपनी पूरी लिबर्टी के एक्सरसाइज नहीं कर पाते। एंड नंबर 4 है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब जब सोसाइटी में एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो तो फ्रीडम भी लिमिट हो जाती है। जब रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस अनइक्वल होता है तो लोग अपने इंडिविजुअल लिबर्टी का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति की फ्रीडम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आइए जानते हैं नीड ऑफ कांस्टेंट टू फ्रीडम। फ्रीडम के लिए कुछ कांस्टेंट जरूरी होते हैं और ये समाज के पीस और फंक्शनलिटी को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगर हम एक बिल्कुल फ्री सोसाइटी की बात करें जिसमें कोई भी रोक टोक ना हो तो शायद लोग अपने पर्सनल एक्शंस के इम्पैक्ट को समझ नहीं पाए और समाज में केओस सा हो जाए। इसलिए एक बैलेंस बनाना जरूरी है जहां कांस्टेंट हो लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। सोसाइटी का वेलबींग डिपेंड करता है इन नेसेसरी कांस्टेंट के समझदारी से इम्प्लीमेंटेशन पर। अगर कांस्टेंट को वाइजली इम्पोज किया जाए तो ये एक पीसफुल और फंक्शनल समाज के लिए एसेंशियल है। इस कांस्टेंट में जॉन स्टुअर्ट मिल का हार्म प्रिंसिपल्स काफी रेलेवेंट है। आइए जानते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल्स का हार्म प्रिंसिपल ये कहता है, इस बात पर फोकस करता है कि एक स्टेट का इंटरफेरेंस की बाउंड्रीज कहां तक होनी चाहिए। जब तक बात इंडिविजुअल एक्शंस की आती है, मिल का आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिविजुअल्स को अपने डिसीजंस लेने का पूरा हक होना चाहिए जब तक उनके एक्शंस किसी और को हार्म नहीं करते, यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जो सिर्फ व्यक्ति को इम्पैक्ट करते हैं उनमें स्टेट को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्शंस दूसरों को सीरियसली हार्म कर रहे हैं तो स्टेट के लिए लीगल कांस्टेंट इम्पोज किया जाना जरूरी है ताकि दूसरों के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये रिस्ट्रिक्शंस तभी होने चाहिए जब उनका बेस रीजनेबल हो, मतलब ये कांस्टेंट हार्म प्रिंसिपल्स करने के लिए प्रोपोर्शनेट और जस्टिफाई होने चाहिए।
इंडिया में ऐसे कांस्टेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है, जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को रिस्पेक्ट करते हुए सोसाइटी के इंटरेस्ट में लगाए जाते हैं। इस थ्योरी का मूल मंत्र ये है कि एक बैलेंस बनाना चाहिए बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल प्रोटेक्शन, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। खैर, अब हम देखते हैं कि दूसरे की पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स यानी इक्वालिटी को। इक्वालिटी एक पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये एक्सेप्ट करता है कि हर इंडिविजुअल की वैल्यू इक्वल है, चाहे वह किसी भी रेस, जेंडर, नेशनलिटी या फिर अपीयरेंस का हो। सबके सब एक बराबर एक हकदार है और उनके बीच इन फैक्टर्स के बेसिक्स पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री के दौरान इक्वालिटी ने हमेशा उन मूवमेंट को स्ट्रेंथ दी है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए जो वेल्थ, प्रिविलेज और स्टेटस में इनइक्वालिटीज को सपोर्ट करते हैं। जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ था, वैसे ही 20th सेंचुरी का एशिया और अफ्रीका एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने भी इक्वालिटी की सोच को अपनाया, जिसमें लोग अपने हक और अपनी आजादी के लिए लड़े। अब इक्वालिटी के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो फेमिनिज्म और सोशलिज्म इसके दो मेजर एट्रीब्यूट्स हैं। फेमिनिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल बिलीफ है जो मैन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स की बात करता है। फेमिनिस्ट उन आइडियाज को चैलेंज करता है जो ये कहते हैं कि जेंडर के बीच की इनइक्वालिटी नेचुरल या जरूरी है। फेमिनिस्ट ये मानते हैं कि ये इनइक्वालिटी बदली जा सकती है ताकि सबको बराबर जीने का मौका मिले। फेमिनिज्म काफी हद तक पेट्रियार्की को ब्लेम करते हैं, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स में मैन को ज्यादा पावर मिलता है। ये सिस्टम इस नोशन पे बेस्ड है कि मैन और वुमेन के बीच इनहेरेंट डिफरेंस उनके अलग अलग रोल देने को जस्टिफाई करता है। फेमिनिस्ट सेक्स और जेंडर के बीच में फर्क करता है। जहां सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंस को रेफर करता है, वही जेंडर सोसाइटल रोल्स को डिफाइन करता है। पैट्रियार्की ये टास्क सेग्रीगेट करता है, जिसमें वुमेन को प्राइवेट और डोमेस्टिक काम दिया जाता है, वही मैन को पब्लिक वर्क का। फेमिनिस्ट इस डिवीजन को क्रिटिसाइज करता है और ये हाईलाइट करता है कि वुमेन पब्लिक स्फीयर में काफी एक्टिव है। इसी तरह सोशलिज्म एक ऐसी सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज है जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के इनइक्वालिटी के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में आई है। सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्ट ये है कि इनइक्वालिटी को मिनिमाइज किया जाए और रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सोशलिस्ट मार्केट के कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, प्लानिंग और कंट्रोल का सपोर्ट करते हैं, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे की एरियाज में। अब सवाल उठता है कि इक्वालिटी को आखिर प्रमोट कैसे किया जाए। इसके 3 डायमेंशंस हैं। पहला है फॉर्मल इक्वालिटी के द्वारा, दूसरा है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के द्वारा और तीसरा है अफर्मेटिव एक्शंस के द्वारा। आइए अब इन तीनों डायमेंशंस को विस्तार से समझते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे देश में इक्वालिटी को इन्फोर्स करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर किया है कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे रिलीजन, रेस, कास्ट या किसी भी बेसिस पर उसकी कोई जगह नहीं है। अनटचेबिलिटी को भी ऑफिशियली खत्म किया गया है। फॉर्मल इक्वालिटी का प्रिंसिपल जरूरी है, लेकिन हमेशा काफी नहीं होता। ट्रू इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जरूरी है कि कई बार लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि सब अपने राइट्स का इक्वल तरीके से फायदा उठा सकें। इसी तरह अफर्मेटिव एक्शंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लीगल इक्वालिटी तक सीमित नहीं है। ये आइडिया उन गहरी जमी हुई इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए है जिसमें प्रोएक्टिव मेजर्स की जरूरत होती है। ये मेजर्स का मकसद सोशल इनइक्वालिटी को कम करना और उन्हें खत्म करना है। अफर्मेटिव एक्शंस अलग अलग फॉर्म में आते हैं, जैसे डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को फंडिंग देना, स्कॉलरशिप्स ऑफर करना, हॉस्टल्स बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब में एडमिशंस के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना। इंडिया में इक्वालिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वल माना जाता है, चाहे उसका जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, एजुकेशन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 से 18 के तहत हर इंडियन सिटीजन को सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी प्रोवाइड की गई है। लॉ इंश्योर करते हैं कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले और गवर्नमेंट एफर्ट्स अंडर रिजर्व पॉपुलेशंस की मदद करती है। आइए अब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की।
जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमेशा से ह्यूमन सोसाइटीज का एक फंडामेंटल हिस्सा रहा है। अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस में भी इसका सिग्निफिकेंस देखा गया है। इसके मेनली 3 डायमेंशंस हैं। पहला है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल। इसका मतलब है कि लोग एक जैसे हैं, उन्हें एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। हर इंसान के लिए फेयर और बराबर सलूक जरूरी है ताकि सबको उनका हक मिल सके। दूसरा है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब है कि हर इंसान को उनकी जरूरत और हालात के हिसाब से इंसाफ मिले, यानी सबको एक जैसा ट्रीट करना जरूरी नहीं, बल्कि उनके सर्कमस्टांसेस या अकॉर्डिंगली इंसाफ दिया जाना चाहिए। तीसरा है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की खास जरूरतें होती हैं और उनकी यूनिक सिचुएशंस की वजह से होती हैं। इन लोगों को एडिशनल सपोर्ट और मदद देना जरूरी होता है ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिल सके। एग्जाम्पल के लिए, जो लोग डिसेबिलिटी या डिस्पैरिटी जैसी चीजों से जूझ रहे हैं, जैसे एजुकेशन और हेल्थ एक्सेस की कमी है एटेक्स्ट्रा, उन सभी के लिए स्पेशल असिस्टेंस देना इक्वल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल के साथ हार्मोनाइज करते हैं। सोशल जस्टिस के बाद अब हम बात करेंगे राइट्स के बारे में। राइट्स एक ऐसा जस्टिफाइड क्लेम या हक होता है जो हर इंसान को एक सिटीजन और ह्यूमन बीइंग होने के नाते मिलता है। राइट्स को यूनिवर्सल माना जा सकता है क्योंकि ये सोसाइटी के हर एक मेंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंसानों को स्किल और टैलेंट डेवलप करने में मदद करता है और उनको वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है। राइट्स को भी हम एक डिवीजन में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट्स। डेमोक्रेसीज में पॉलिटिकल राइट्स को बहुत फंडामेंटल माना जाता है और इनको एक पॉलिटिकल राइट्स चार्टर में शामिल किया जाता है। हर सिटीजन्स को ये राइट मिलते हैं जो उन्हें लॉ के सामने बराबरी और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक देते हैं। इन राइट्स में ये शामिल है कि वोट देना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है, इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म या ज्वाइन करना है। अब आते हैं सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। ये मानते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स तभी फुल्ली एक्सरसाइज किए जा सकते हैं जब बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, हेल्थ पूरी हो। अगर कोई अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। इसी वजह से डेमोक्रेटिक सोसाइटी आजकल इन ऑब्लिगेशंस को एक्नॉलेज करती है और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स प्रोवाइड करती है। इसमें हाउसिंग देना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयड के लिए मिनिमम वेज या पॉवर्टी से लड़ने के लिए स्कीम्स शामिल हो सकती है। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि हर इंसान के पास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जरूरी कंडीशंस हो। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ आजकल डेमोक्रेसीज कल्चरल राइट्स को भी अपना रही हैं। ये राइट्स कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल आइडेंटिटी का एक सिग्निफिकेंस रिकॉग्नाइज करते हैं। सिटीजन्स को ये हक है कि वो अपनी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन पाए और अपनी लैंग्वेज और कल्चर को सीखने के लिए इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करे। ये कल्चरल राइट्स एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो राइट्स के बाद अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, और जो स्टेट सेकुलरिज्म फॉलो करता है उसे सेकुलर स्टेट कहा जाता है। सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके और अलग अलग धार्मिक कम्युनिटीज के बीच में एक हार्मोनी, एक भाईचारा को बढ़ाया जा सके। किसी भी रिलीजियस ग्रुप के डोमिनेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ये जरूरी है कि स्टेट का भी कंट्रोल किसी पर्टिकुलर धर्म के लीडर के हाथ पे ना हो, जैसे हम थियोक्रेटिक स्टेट में देखते हैं। रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग रहना पीस, फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ रिलीजन और स्टेट को अलग करना ही एक सेकुलर स्टेट के लिए काफी नहीं है। एक सच में सेकुलर स्टेट ना सिर्फ थियोक्रेसी से दूर रहता है, बल्कि किसी भी धर्म के साथ फॉर्मल या लीगल टाई बनने से भी बचा रहता है। हमारा देश भारत एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन इसके अपने कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। पहला है रिलीजियस न्यूट्रलिटी। गवर्नमेंट और पब्लिक स्पेस जैसे कि कोर्ट, स्कूल, ऑफिस किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट या डिस्प्ले करने की परमिशन नहीं देता है। दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस। रिलीजियस सेंटीमेंट और प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करते हुए स्टेट कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। मतलब अगर किसी धर्म के लिए एसेंशियल प्रैक्टिस जनरल लॉ से अलग है
तो उन्हें अलाउ किया जा सकता है। तीसरा है इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन को बढ़ावा देती है तो स्टेट इंटरवेंट करता है, जैसे हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना गया ताकि लोअर कास्ट मेंबर के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और चौथा है सपोर्ट फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस कम्युनिटीज को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने की परमिशन देता है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिना किसी प्रेफरेंस के। इन फीचर्स के बावजूद ऐसा नहीं है कि इंडियन सेकुलरिज्म में कोई खामी नहीं है, मतलब हम इसकी कुछ आलोचनाओं वाला भाग देखेंगे। तो इंडियन सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट है एंटी रिलीजियस। कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म पूरी तरह से धर्म के खिलाफ है, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इंडियन सेकुलरिज्म का मकसद धर्म को अपोज करना नहीं है, बल्कि रिलीजियस डोमिनेंस को काउंटर करना है। ये रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं और रिलीजियस आइडेंटिटी को सेफगार्ड करते हैं, जब तक कि वो डॉगमेटिक, वायलेंट या हेट्रेड को प्रमोट ना करे। सेकेंड है वेस्टर्न इंपोर्ट है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो इंडिया के लिए अनसूटेबल है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म इस बात को नजरअंदाज करता है कि काफी वेस्टर्न ओरिजिन एलिमेंट इंडिया में प्रेजेंट है। इंडिया सेकुलरिज्म के अपने रूट्स है, जहां अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को ब्लेंड किया गया है। इसको एक यूनिक एडेप्शन बनाता है, ये सिर्फ वेस्टर्न इंपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है माइनॉरिटीज। कुछ लोग मानते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म माइनॉरिटीज के राइट्स को डिसएप्रोप्रिएट फेवर करता है, लेकिन इसके डिफेंस में ये कहा जाता है कि माइनॉरिटीज राइट्स सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं बिना स्पेशल प्रिविलेज इंपोज किए। नेक्स्ट है इंटरवेंशनिस्ट। क्रिटिक्स का कहना है कि इंडियन सेकुलरिज्म रिलीजियस फ्रीडम में ज्यादा इंटरफेरेंस करता है, लेकिन इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वह प्रिंसिपल डिस्टेंस को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सेकुलरिज्म वोट बैंक पॉलिटिक्स को इनकरेज करता है। हालांकि पॉलिटिशियन का वोट के लिए एफर्ट करने के लिए एक डेमोक्रेटिक नॉर्म है, लेकिन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ये एक्शंस किस तरीके से सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। और इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वह हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।